दोस्तों स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत सर। आज का अपना टॉपिक है जल संरक्षण। जल को किस तरह से इस्तेमाल भी किया जाए और भविष्य के लिए बचाया भी जाए। संरक्षण का मतलब यही होता है कि हम इसका इस्तेमाल भी करें, परंतु भविष्य को देख करके, भविष्य को के लिए संभाल करके, अवेयर करके भी। किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंध करके संग्रहण करना उस स्थान का जल संरक्षण है। वर्षा का जो पानी आता है उसका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करके उसको संग्रह करना, ताकि उसका इस्तेमाल भी कर सके और भविष्य के लिए बचा के भी रख सकें, वही उस स्थान का जल संरक्षण है। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना गया है। ठीक है ना, जल है वो अमृत के समान माना गया है। इसलिए प्राचीन समय से ही कुएं, बावड़ी, तालाब और झीलों का निर्माण कराया गया। पुराने ज़माने से ही हमारे देश में ये जल को अमृत माना गया है और उसके लिए, उसको सहेजने के लिए, उसको भविष्य के लिए रखने के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब और झीलों का निर्माण कराया गया। सिंधु सभ्यता की खुदाई में भी कुंड, कूप और नहरों के साक्ष्य मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता है और इस देश की जो स्वर्णिम सभ्यताओं में से आती है, सबसे पुरानी सभ्यता, उसमें भी कुंड, कूप और नहरें, कुएं, कुंड, ये सब मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कौटिल्य यानी जो चाणक्य हैं, उनके जो अर्थशास्त्र जो किताब लिखी है, उस किताब के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। और सुदर्शन झील, इसके पहले के वीडियो में कई बार आया है कि इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, जब ये कहीं टूट गई थी, मरम्मत किसने कराया था, ये सब चीज़ें। तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, ऐसा कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है। दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों ने भी जल संरक्षण हेतु कार्य किए थे। ये जो पहले के वीडियोज़ अपने पढ़े थे भारत के इतिहास संबंधित, दक्षिण भारत में जो चालुक्य शासक थे उन्होंने भी जल संरक्षण संबंधी कई कार्य किए थे। राजस्थान में भी बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुएं, कुई और जोहड़ों का निर्माण करवाया गया। तो इसी कड़ी में हमारे राजस्थान की संस्कृति भी पीछे नहीं, क्योंकि राजस्थान में तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आती है और हमारे यहाँ तो थार का मरुस्थल भी है। तो उसकी वजह से यहाँ पर बावड़ी, झालरा, नाड़ी, कुएं, कुई और जोहड़, ये जो परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत हैं, इनका भी निर्माण करवाया गया। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप, परंपरागत का मतलब पहले से चले आ रहे, पीढ़ियों से चले आ रहे, जो परंपरा से हमारे देश में, हमारे राज्य में ये सब जब काम हो रहा है जल संरक्षण के संबंध में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। और परंपरागत जल संरक्षण में सबसे पहला आता है बावड़ी। बावड़ी किसको कहते हैं और बावड़ी से क्या फ़ायदे होते हैं। यह चतुष्कोण की हो सकती है, मतलब चार जिसकी भुजाएं हों, जैसे आयत, वर्गाकार, इस तरह की हो सकती है, गोल भी हो सकती है और वर्तुलाकार की भी हो सकती है। इस आकार में निर्मित होती है बावड़ी। इसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंट, प्रवेश मार्ग जहाँ बावड़ी में प्रवेश करते हैं वहाँ से मध्य मार्ग तक ईंट का प्रयोग होता है और कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आंगननुमा भाग होते हैं और इन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती हैं। जैसे जैसे जल कम होता जाता है या बढ़ता जाता है तो इन सीढ़ियों के माध्यम से जो भी पानी लेना है या जो भी काम करना है वो किया जा सकता है। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब होते हैं, स्तंभ होते हैं और झरोखे होते हैं। इसको डिज़ाइन किया जाता है और इन झरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती हैं। जो भी झरोखे बने होते हैं इन सीढ़ियों के ऊपर, मेहराब होते हैं वहाँ पर इन डिज़ाइन में, और फिर झरोखों में जल देवता की मूर्तियां लगी होती हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत तौर पर भी होता था और सामाजिक तौर पर भी होता था। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति पैसे वाले हैं और धनी हैं, सेठ साहूकार हैं, तो वो अपनी तरफ से भी निर्माण करवाते थे, स्वयं के लिए भी करवाते थे या दूसरों के लिए भी खुद ये करवाते थे परोपकार में। और सामाजिक यानी कुछ लोगों का समूह मिल करके भी बावड़ियों का निर्माण होता था। और ये चीज़ें अगर आपको देखनी हो ना तो एक फिल्म आई थी पहेली, उस पहेली में बावड़ियों के बारे में और उसका जो फिल्मांकन किया गया था उन बावड़ियों का, ये बहुत अच्छा दिखाया गया है। अपने जीके के लिए ज़रूर देखनी चाहिए। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा गया है।
बूंदी शहर का नाम है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। और क्यों कहा गया है? क्योंकि बावड़ियों की संख्या अधिक है, सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ हैं, इसलिए बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भाड़ा रेंज बावड़ी, चित्तौड़ की विनाता बावड़ी और आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। इन बावड़ियों को ज़रूर देखिएगा। इनकी कलात्मकता और इनकी जो सुंदरता है वास्तव में जिसका अपन कोई इसके शाब्दिक वर्णन नहीं कर सकते, इतने सुंदर बनाए गए हैं। और वो बनाने के पीछे मुख्य कारण है जल संरक्षण। परंपरागत रूप से हमारे जितने भी पूर्वज थे वो जानते थे इन चीज़ों को कि जल है तो कल है। ओके दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आभानेरी की चांद बावड़ी दिखाई गई है, जिसमें सीढ़ियाँ हैं, मेहराब है, झरोखे हैं और ये जो नीचे का स्तर है, ये जहाँ पानी है, तो ये इस तरह से इन बावड़ियों को बनाया जाता था। कितना कलात्मक और सुंदर इसका चित्रण है, आभानेरी की चांद बावड़ी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तालाब। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के पास किया गया है। ढालू भाग यानी जो जैसे गांव का कोई अंतिम छोर होता है, कस्बे का कोई अंतिम छोर होता है जहां ढालू भाग है, तो जितना भी पानी आता है वो वहां पर जाकर के एकत्रित हो जाता है, जिससे वर्षा जल एकत्रित रह सके। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक और सामाजिक भावना के कारण इनका संरक्षण और सुरक्षा आसानी से हो जाती है। ठीक है, ये जो भी तालाब बनते हैं, तालाब एक तो अमूमन गांव में या किसी कस्बे में या किसी और बड़े शहर में एक आध होते हैं, तो एक तो इसका ये भी सुरक्षा और संरक्षण हो जाता है, और दूसरा इनमें हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी होती है और सामाजिक भावना भी होती है कि सबके लिए ये होता है और सबने बनाया होता है, तो इसकी वजह से इनकी संरक्षण और सुरक्षा आसानी से हो जाती है। पर आजकल का जो भौतिकवादी युग है, उस भौतिकवादी युग में हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते जा रहे हैं, और इन स्वार्थ के कारण ये जो जितने भी हमारे परंपरागत जल संरक्षण के रूप थे, उनमें पानी की आवक अब धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे निर्माण कर दिए जहाँ उसके रास्ते में जहाँ से पानी आता था, उसकी भराव होता था, वर्षा का जल आता था, वो सब मार्ग अवरुद्ध हो गए। तो दोस्तों, जल के लिए कम से कम हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना करना है कि ये जो जल स्रोत हैं हमारे परंपरागत, वो टूट नहीं जाए, वो ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि हम नया तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, परंतु जो पुराने हैं उनको तो संभाल करके हमें रखना है। राजस्थान के प्रमुख तालाबों में पाली में हेमावास तालाब, सरेरी और मेजा तालाब भीलवाड़ा में, बानकिया और सेनापानी तालाब चित्तौड़ में, और गड़ीसर और गजरूप सागर जैसलमेर में ये प्रसिद्ध तालाब हैं। वैसे तो तालाब बहुत हैं, पर जो बहुत ज़्यादा जिनको प्रसिद्धि मिली वो ये तालाब हैं। और तालाब का रूप कुछ इस तरह से होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते और बहुत कम भी नहीं कह सकते, यानी नदी का जो बहाव होता है या जहाँ बहुत ज़्यादा पानी उस नदी ला करके रोक देती है, तो वो एक तालाब का रूप ले लेता है। ये एक तालाब का एक दृश्य आपके सामने। चलिए आगे है झीलें। झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों और बंजारों के द्वारा किया गया। ये जो परंपरागत जल संरक्षण का हम अलग अलग पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें झीलें हैं, तो झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों और बंजारों के द्वारा किया गया। इनसे पेयजल मिलता है और सिंचाई भी होती है। जो झीलें होती है उनसे पानी पीने के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होता है। झीलों से स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास भी होता है। जहाँ जहाँ झीलें हैं उस स्थान का आर्थिक और सामाजिक विकास भी होता है। आर्थिक का मतलब जैसे सिंचाई के लिए पानी मिल गया, पीने के लिए पानी मिल गया, तो आर्थिक रूप से फ़ायदा होता है। और एक तार में ये झीलें जोड़ती हैं सबको, कहीं ना कहीं धार्मिक कह लें इसको हम या किसी और क्षेत्र में भी, तो इससे सामाजिक विकास भी होता है। अकाल और सूखे में भी लाभ पहुंचता है। जब अकाल पड़ता है या सूखा पड़ता है तो ये झीलों में जो पानी इकट्ठा होता है वो अकाल और सूखे में काम आता है। जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, अजमेर की आना सागर झील, उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर झील, चूरू की ताल छापर झील, जालोर का बांकली बांध, टोंक का टोरडी सागर, पाली का सरदार समंद, बूंदी की नवलखा झील और राजसमंद की नौचौकी झील, ये मुख्य रूप से झीलें प्रसिद्ध हैं राजस्थान की। ये आपकी स्क्रीन पर अजमेर की आना सागर झील का विहंगम दृश्य है। तो तालाब से एक बड़े रूप में झील होती है
जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, अजमेर की आना सागर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाड़ी, ये भी परंपरागत जल संरक्षण का एक रूप है। यह तालाब का छोटा रूप है जो प्रायः पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो तालाब पढ़ा था, उस तालाब का छोटा रूप, छोटा तालाब जिसको भी कह सकते हैं अपन, तो तालाब का छोटा रूप है जो पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर पाया जाता है, नाड़ी। सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर की गहराई होती है, ज़्यादा गहराई नहीं होती, 4 से 5 मीटर की गहराई होती है नाड़ी की। छोटे आकार और कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण कम मात्रा में जल इकट्ठा रहता है। एक तो इसका आकार छोटा होता है, फिर गहराई 4 से 5 मीटर ही होती है, और फिर वर्षा के साथ जो मिट्टी आती है वो अंदर जमा होती रहती है, जिसकी वजह से इसमें पानी कम ही इकट्ठा रहता है नाड़ी में। नाड़ियों में से प्रतिवर्ष मिट्टी को निकाल करके उन्हें गहरा किया जाता है, और ये जो नाड़ियों में प्रतिवर्ष पानी आके जमा रहता है, तो उस पानी के साथ मिट्टी आती है और उस मिट्टी को फिर हर साल निकाल करके उनको गहरा किया जाता है। उसके साथ उनके ये जो मिट्टी निकलती है ना, वो भी बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि जब पानी बहा कर लाता है इन मिट्टी को, तो वो किसी भी ज़मीन की ऊपरी सतह को बहा करके लाता है, और ऊपरी सतह ही उपजाऊ होती है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये जो ह्यूमस होता है या जो ऊपरी मिट्टी होती है, वो उन नाड़ियों में, तालाबों में जमा हो जाती है, जिसको निकाल करके खेतों में डालने से ये फ़ायदा भी मिलता है किसानों को। तो प्रति साल ये मिट्टी को इन नाड़ियों में से निकाल करके गहरा किया जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। नाड़ी पश्चिमी राजस्थान में पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, हम कल्पना कर सकते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा कमी होगी जो नाड़ियों से पेयजल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दे रखा है नाड़ी का, जो छोटे रूप में है, ठीक है ना दोस्तों। तालाब बहुत बड़ा होता है, झील उससे भी बड़ी होती है, और नाड़ी है वो तालाब से भी छोटी होती है। तो नाड़ी, तालाब और झील, ये क्रमशः इसको याद रखने का भी एक तरीका है अपने कि किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण रूप में अब पढ़ेंगे हम टांका। पश्चिमी राजस्थान में प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके इस टांके को बनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर थार का मरुस्थल है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहाँ प्रत्येक घर में और खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके इस टांके का निर्माण किया जाता है। इसके ऊपरी भाग को पत्थर आदि से ढक दिया जाता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है उसको पत्थर आदि से ढक देते हैं, ताकि कोई गिरे नहीं अंदर, या कचरा ये भी नहीं हो। और फिर ये जो ढक दिया, अब इसमें वर्षा जल का संग्रहण होता है। दोस्तों, आपको पता होगा तो अपने स्कूलों में भी ये सब भी चीज़ें बनाई गई थी, एक एक टंकी का निर्माण हुआ था, परंतु चलिए हम इस बातों पर नहीं जाते। पर ये सरकारें भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हैं कि भूमिगत जल स्तर का इसमें सुधार हो। इसके आंतरिक भाग में राख और बजरी से लेप किया जाता है। जो नीचे का भाग है उसके ऊपर बजरी और राख से लेप किया जाता है, अंदर लेपा जाता है। इससे क्या होता है, इससे जल रिसाव और तली के कटाव को रोका जाता है, ताकि जल रिसाव हो वो कम हो और तली का कटाव भी नहीं हो। आंतरिक भाग पर राख और बजरी से लेप दिया जाता है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है टांका, जो अंदर से गहरा है, ऊपर से इसको पैक किया गया है, और वर्षा का पानी इसमें एकत्रित होता है। तो इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ता है, और समय समय पर हमको ज़रूरत होती है तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो टांका, फिर उससे बड़ी नाड़ी, फिर उससे बड़ा तालाब, और उससे बड़ी झील। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना, टांका छोटा, फिर उससे बड़ी नाड़ी, उससे बड़ा तालाब, और उससे बड़ी झील। आगे बढ़ते हैं। जोहड़, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र, जिसको सीकर और झुंझुनू के इलाके आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, और हरियाणा में ये वर्षा जल संग्रहण का बहुत अच्छा साधन है जोहड़। कहाँ कहाँ? राजस्थान का एक तो शेखावाटी क्षेत्र जो है, सीकर और झुंझुनू जिले का जो इलाके हैं वो, और हरियाणा, इन दोनों में वर्षा जल संग्रहण का ये अच्छा माध्यम है जोहड़। यह टांके के समान ही है, ठीक है, हमने जो भी टांका पढ़ा ना, उस टांके के समान ही है। पर अंतर क्या है टांके में और जोहड़ में? परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा होता है, गोलाकार होता है और खुला होता है। अब ये गोलाकार भी हो सकता है और चौकोर भी हो सकता है, परंतु एक तो ऊपरी भाग बड़ा होता है टांके से और खुला होता है।
यह जोहड़ पशुओं और मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत है। ये जो जोहड़ है पशुओं के लिए भी पानी पीने के लिए मिल जाता है और मनुष्यों के लिए भी। तो पशु और मानव के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत जोहड़ है, जो टाँके से थोड़ा बड़ा होता है पर और खुला भी होता है ऊपर से। ये जोहड़ का दृश्य आपके सामने, जो चारों तरफ से इसको पैक है और ये अंदर पानी है और ये बड़ा है ऊपर से और खुला है। ये जोहड़ होता है, तो टाँके से थोड़ा बड़ा परंतु ऊपर से खुला, और इसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है। और ज़्यादातर ये अपने शेखावाटी क्षेत्र और हरियाणा में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको ज़्यादा बनाया जाता है। परंपरागत जल संरक्षण में अगला है अपना खड़ीन। जैसलमेर ज़िले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण और जल प्रबंधन हेतु इस खड़ीन को बनाया गया। जैसलमेर ज़िले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन को बनाया गया। इसमें वर्षा काल में बहते हुए जल को कच्ची या पक्की मेड़ बना करके रोका जाता है। वर्षा का पानी जो बहता हुआ आता है ना, उसको या तो कच्ची मेड़ यानी जो पानी को रोकने के लिए जो एक दीवार, छोटी सी दीवार बनाई जाती है पानी को रोकने के लिए, जैसे नालियों में बनाया जाता है, ठीक वैसे ही पक्की या कच्ची मेड़ बना करके रोका जाता है। फिर जल को इस दीवार के एक भाग से निकाला जाता है, यानी पूरी की पूरी एक नाली की तरह जो बना हुआ होता है और उसमें पानी इकट्ठा रहता है, फिर एक भाग में से इसको निकाला जाता है। इससे भूमिगत जल में वृद्धि होती है, मिट्टी का संरक्षण होता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। ये जो पानी इकट्ठा रहता है इन मेड़ों में, तो इससे क्या होता है कि जो ज़मीन का पानी है उसमें वृद्धि होती है, भूमिगत जल में वृद्धि होती है, मिट्टी का कटाव नहीं होता। इससे मिट्टी तेज़ी से बहेगा पानी तो मिट्टी का कटाव होगा, तो यहाँ तेज़ी से बहता नहीं है, इससे मिट्टी का संरक्षण भी होता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। पानी रहता है तो मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसके किनारों और आगोर पर, आगोर कहते हैं जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है, तो जल भराव का जो क्षेत्र होता है उसको आगोर कहते हैं। इसके किनारों और आगोर पर बनी बेरियों से गर्मी में पेयजल मिलता है, ठीक है। गर्मी में अगर पानी की कमी हो जाती है तो इसके किनारों पर और आगोर पर बनी बेरियों से गर्मियों में पानी पीने का मिल जाता है। ये खड़ीन का दृश्य है आपके सामने, जैसे ये मेड़ बनाई गई है, अभी अपन ने पढ़ा था कच्ची या पक्की मेड़ बनाई जाती है, तो जो पानी फिर इसके एक किनारे से इसको निकाला जाता है। फिर यहाँ पर आगे ये खड़ीन भूमि या कृषि भूमि, तो यहाँ पर पानी रोक दिया और उसको एक किनारे से निकाल दें तो पानी भरा हुआ भी रहता है और मिट्टी का कटाव भी नहीं होता, ठीक है दोस्तों। ये खड़ीन का दृश्य है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। बेरी या छोटी कुई। पश्चिमी राजस्थान में तालाब और खड़ीन उसकी जो आगोर भूमि है, जो जल ग्रहण की जो भूमि है, उसमें 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके बनाया जाता है, जिसका व्यास 2 से 3 फीट का होता है। जो भी तालाब है या खड़ीन है, उसकी आगोर भूमि जहाँ जल भराव है या जल ग्रहण है, जहाँ पानी है, उस पानी रहता है, उस भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके इसको बनाया जाता है और इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है। इसकी दीवारों को पत्थर से बांधा जाता है, जिससे भूमिगत जल रिस करके बाहर आता रहे। और इसकी जो दीवारें हैं उसके वो पत्थर से बांधा जाता है, पत्थरों के अंदर उसको पत्थर रखे जाते हैं, जिससे भूमिगत जल रिस करके उसके अंदर आता रहे। किसके अंदर? ये बेरी या छोटी कुई में आता रहे। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है बाड़मेर और जैसलमेर, वहाँ पर बेरियां पाई जाती हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बेल आइकॉन है, जो घंटी है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें और आपके अध्ययन में कहीं बाधा ना आए। धन्यवाद।